नमस्कार। डॉक्टर एस यादव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं एक बात करने आया हूं कि मैंने एक चैनल बनाया डॉक्टर एस यादव ऑनलाइन फ्री क्लासेज। इसको लेकर काफी लोगों ने कुछ विचार प्रकट किए। वो ये कि अब YouTube पर आप छाना चाहते हो, अब YouTube के माध्यम से आप कमाना चाहते हो। चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार मुझे तनख्वाह देती है और मैं एक व्याख्याता इतिहास के पद पर कार्यरत हूं। और हमारी सरकार का मानना है हर एक पढ़े हर एक बढ़े। हम उन वंचित वर्ग के लिए कार्य करते हैं, उन वंचित बच्चों को पढ़ाते हैं जो प्राइवेट संस्थानों में, जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा पाते हैं। और आपको यह बताते हुए मेरे को आत्मसंतुष्टि होती है, हर्ष भी होता है कि मैं राजस्थान के एकमात्र ऐसे विद्यालय में व्याख्याता के पद पर डेपुटेशन पर हूं जो समाज कल्याण अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। गरीब, अनाथ, भिखमंगे और अवांछित गतिविधियों में लिप्त परिवारों के बच्चों के लिए है। केवल एक ही विद्यालय है, ये पूरे राजस्थान में एक ही विद्यालय। मैं चाहता तो कहीं और भी जा सकता था, लेकिन मेरा सपना था कि अनाथ, गरीब, वंचित बच्चों को मैं पढ़ाऊं। मेरे प्रेरणा के स्रोत बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने कहा कि वास्तविक आजादी और वास्तविक शिक्षा तब होगी जब एक वंचित बच्चे को शिक्षा मिलेगी। जो बच्चा गरीब तबके का है, जो बच्चा शोषित है, जो बच्चा शिक्षा की पहुंच से बाहर है, जो बच्चा अंतिम लाइन में, अंतिम रूप में खड़ा हुआ है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उस बच्चे को हम समाज की मुख्यधारा में लाएं? तो आप यकीन मानिए, और मेरे विद्यार्थी, जो मैं पहले सरकारी सेवा में आने से पहले बहुत से संस्थानों में मैंने अध्यापन कराया, वो मेरे विद्यार्थी जानते हैं कि मैं जब भी 1 रुपए कमाता था तो 25 पैसे अनाथ आश्रम के लिए दान देता था। तो मेरा जीवन पारदर्शी है और पारदर्शी ही रहेगा। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये अपने सब्सक्राइबर बढ़ाकर और YouTube से कुछ कमाना चाहता है। पहली बात, मेरा लक्ष्य विद्यार्थी शोषण से मुक्ति। जीवन के 46 साल बीत चुके हैं, मात्र मेरे पास पता नहीं कितने साल बाकी हैं, और मैं जीवन जिया हूं विद्यार्थियों के लिए और आगे भी जीना चाहता हूं। और इस बात को मेरे विद्यार्थी भली भांति जानते हैं और वो महसूस भी करते हैं। चलिए, जो भी आलोचना करते हैं, आलोचना करना उनका अधिकार है। भगवान राम की भी आलोचना हुई है, दयानंद सरस्वती की भी आलोचना हुई है, बी आर अम्बेडकर साहब की भी आलोचना हुई है। जिन जिन लोगों ने, हम उनके शिष्य हैं, जिन जिन लोगों ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है, उन लोगों की आलोचना होती है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बात ध्यान रख लीजिएगा, एक बात विचार कर लीजिएगा। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं
कि मेरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए मुझे राजस्थान सरकार ने नौकरी दे रखी है और वो तनख्वाह भी देता है। और एक अच्छा शिक्षक होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि मेरे ही विद्यालय नहीं, राजस्थान के सभी विद्यालय के ही नहीं, भारत के सभी विद्यालय में, यानी कि जिस भी विद्यालय का बच्चा पढ़ रहा है, जिस भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा पढ़ रहा है, उसकी पहुंच तक मेरी आवाज जाए। जो मेरे को आता है, जो मैंने सीखा है, जो मैं जानता हूं, वो मैं उन विद्यार्थियों को दे सकूं। यही मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य है, यही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और आज आपके सामने शपथ पूर्वक कहता हूं, पहली बात तो मैं जो टारगेट है यूट्यूब का, वहां तक मुश्किल ही पहुंच पाऊंगा, इतने सब्सक्राइबर ही नहीं होंगे, इतने व्यूज ही नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर हो गए और 1 रुपए भी कमाया, 1 रुपए भी आया उससे अगर इनकम, तो वो सारी की सारा 1 रुपए भी, पूरा का पूरा 1 रुपए भी मेरे परिवार में, मेरे आश्रितों में, मेरे खुद के लिए बिल्कुल नहीं जाएगा। वो केवल और केवल अनाथ बच्चों के लिए जाएगा। दूसरी अपील आपसे कि मैं राजकीय आवासीय विद्यालय मंडाना में कार्यरत हूं, व्याख्याता इतिहास के पद पर। और मेरा जो विद्यालय है वह राजस्थान का एकमात्र विद्यालय है जो भिक्षावृत्ति, अवांछित गतिविधियों में लिप्त परिवार के बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए वो विद्यालय है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि ऐसा कोई भी बच्चा हो जो अनाथ हो, उसके माता पिता अवांछित गतिविधियों में लिप्त हों, जो समाज की मुख्य धारा से दूर हो, मैं फेसबुक पे भी शेयर करूंगा और आपके पास भी शेयर करूंगा एक फार्म, जिसमें भिक्षावृत्ति का प्रमाण पत्र बनवा के लाना है सरपंच से, और उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो लग जाएंगे और एडमिशन हो जाएगा। आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। मैं ये चाहता हूं कि जो उन बच्चों के लिए, वांछित बच्चों के लिए सीटें हैं, वो पूरी सीटें भर जाएं और हम अच्छे तरीके से उनको अध्यापन करवा पाए। तो राजस्थान सरकार का एक सिपाही होने के नाते, राजस्थान सरकार का एक शिक्षक होने के नाते हम तो निःशुल्क में विश्वास करते हैं और विश्वास करते रहेंगे। मैं पढ़ाऊंगा और बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाऊंगा। जितना मेरे को ज्ञान है वो मैं दूंगा, बिल्कुल निःशुल्क दूंगा। अगर उसमें से भी मान लीजिए 1 रुपए भी यूट्यूब से आता है, वो आपके सामने शपथ पूर्वक कहता हूं कि वो 1 रुपए मैं अनाथ बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए खर्च करूंगा। मेरे परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए मेरे पास है, राजस्थान सरकार दे रही है। और वो इसी उद्देश्य से दे रही है कि आप एक अच्छे शिक्षक की भूमिका निभाओ। फिर मैं क्यों ना निभाऊं? कई लोगों ने ये कमेंट किया, कई लोगों ने फोन किया और ये कहा कि अरे सर आप पहले कहां गए थे, कोरोना तो बहुत दिन से आ रहा है। भाई मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हालांकि मेरे को बताना जरूरी नहीं समझता, ना ही मैं किसी से प्रमाण पत्र लेना उचित समझता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस कोरोना काल में मैं रिसर्च कार्य में व्यस्त होने के कारण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सका। और अभी मेरा रिसर्च कार्य कंप्लीट हो गया, पीएचडी अवार्ड हो गई, तो उसके बाद में मैं फ्री हुआ हूं और फ्री होने के बाद आपके बीच में मैं आ चुका हूं। तो अब कई विद्यार्थियों को ये लगता है कि क्या अनेक विद्यार्थियों को लगता है कि क्या ये कोर्स पूरा कराएगा, क्या ये क्या पढ़ाएगा। मैंने कहा मेरे पास जो उपलब्ध है वो मैं देने की कोशिश करूंगा। मैं कोई कोर्स कंप्लीट नहीं करूंगा। मैं आपको 10-5 वीडियो यूट्यूब पे डालकर फिर कह दूं कि मेरा ये ऐप है, इसको इस ऐप में आए और आप इतना रुपए दीजिए, आप पढ़िए। नहीं, ये काम नहीं है।
मैं पढ़ाऊंगा तो निःशुल्क पढ़ाऊंगा, जिसमें विद्यालय स्तर के, कंपटीशन स्तर के जैसे भी विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहें, मैं चाहता हूं कि वंचित वर्ग के पास ये वंचित वर्ग तक ये पहुंचे, शिक्षा पहुंचे, और जो हम जानते हैं वो हम वंचित वर्ग को दें। अरे जो अपने आप में सक्षम है वो तो किसी भी कोचिंग में चला जाएगा, किसी भी संस्था में चला जाएगा, उसके लिए डॉक्टर एस.एस. यादव नहीं है। डॉक्टर एस.एस. यादव उन बच्चों के लिए है जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, जो कोचिंगों से पहुंच से दूर हैं, लेकिन उनको कंपटीशन करना पड़ रहा है उन लोगों के साथ जो बड़े बड़े पैसे खर्च करके कोचिंग कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मुक्ति आंदोलन हमने चलाया है, विद्यार्थी शोषण मुक्ति आंदोलन, और इस विद्यार्थी शोषण मुक्ति आंदोलन में मैं आशा ही नहीं, पूरा विश्वास करता हूं कि आप हमारा साथ देंगे। मैं भगवान श्री कृष्ण का शिष्य हूं, उनका वंशज हूं, और उन्होंने कहा है कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। तो मेरे को तो फल की इच्छा तो है ही नहीं, हम तो निष्काम कर्म करने के लिए तुले हुए हैं। और ये कोई मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूं, ये एहसान नहीं है, हमारी सरकार हमें पेमेंट देती है, तो हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। अब मेरे विद्यार्थी जो 12वीं पास कर गए, अब वो किस कंपटीशन में उतरेंगे, वो कहाँ जाएंगे भाई? वो तो भिखारियों के बच्चे, वो तो अनाथ बच्चे हैं, तो उनके लिए कुछ उपलब्ध कराऊं ना, तो मैं उनके लिए भी उपलब्ध करा रहा हूं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो गलतफहमी पाल रहे हैं, दुष्प्रचार हो रहा है, शुरुआत होते ही दुष्प्रचार शुरू हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर एस.एस. यादव इससे घबराने वाला नहीं है, ना आज तक घबराया है। मैं सच्चा हूं, अपने स्थान पर अच्छा हूं, और राजस्थान गवर्नमेंट का सिपाही हूं, सरकारी कर्मचारी हूं, सरकारी शिक्षक हूं। और सरकारी शिक्षक का उद्देश्य एक होता है कि वंचित को और वांछित शिक्षा उपलब्ध कराए, और वो मैं उपलब्ध कराऊं, वो मैं उपलब्ध कराऊं। और हमारा लक्ष्य है कि कंपटीशन में उतरे चाहे विद्यार्थी, चाहे स्कूल शिक्षा लेवल पर हो। अब वो हिस्ट्री पढ़ेगा तो ऐसे अंदाज से पढ़ेगा कि वो अपनी विद्यालय स्तर की शिक्षा जो है वो भी कंप्लीट कर पाएगा, उसमें भी डिक्टेशन ला पाएगा, उसमें भी डिक्टेशन ला पाएगा। और लाए हैं मेरे विद्यार्थी, और उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, डिक्टेशन भी ला पाएगा। और साथ ही साथ जब वो कंपटीशन में उतरेगा तो उसको एक एक लाइन उभर कर सामने आएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी प्रकार का कोई भ्रम मत पालिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसकी पहुंच बनेगी, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसको देखेंगे, तभी डॉक्टर एस.एस. यादव का सपना सार्थक होगा, तभी हमारी सरकार का सपना सार्थक होगा, तभी हमारे क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना सार्थक होगा, और जन जन तक शिक्षा पहुंचे, उस वंचित वर्ग तक शिक्षा पहुंचे, उस वंचित और पिछड़े वर्ग को उठाकर हम समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। और अगर ये हमारा सपना साकार नहीं होता है तो उसका दोष एस.एस. यादव पर नहीं, आप पर होगा। मेरे पास जितना समय उपलब्ध होगा, मेरे बच्चों को, विद्यालय के बच्चों को संभालना, उनके लिए 10 से 12 घंटे देना, तो वो मेरा परम कर्तव्य है, और वो तो मैं करूंगा। और आपके लिए भी मैं टाइम निकालूंगा। मेरे बच्चे भी विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए भी वीडियो पहुंचाना, उनको भी प्रेरित करना, ये मेरा परम कर्तव्य है। तो आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो सरकार हमें दे रही है, उससे मेरे परिवार का भरण पोषण आसानी से हो जाएगा। और रही बात कि फिर मैं क्यों ना करूं, तो वो मेरा क्या कर्तव्य बनता है। मैं किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रकार का वीडियो डालकर, पढ़ाकर। क्यों? ये मेरा कर्तव्य है, और कर्तव्य में एहसान नहीं होता है। तो
फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट भी की थी और आज भी करूँगा। तो मेरा बस यही मानना है कि जैसे मैं आपको दो बातें कहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। अब मैं आपको इतनी आपसे बातें की, तो एक अपील मैंने आपसे की थी कि आवासीय विद्यालय मंडाना जो भिक्षावृत्ति और अनाथ बच्चों के लिए है, उसमें सीटें खाली हैं, हर क्लास में सीटें खाली हैं। कुछ क्लासों में कुछ थोड़ी बहुत कम सीटें खाली हैं, जैसे 11वीं में कम सीटें खाली हैं, तो 6th में बहुत सीटें खाली हैं। 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए है ये। और आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि उन वांछित बच्चों को इस विद्यालय में पहुंचाइए, फिर देखिए हम उन्हें क्या बनाते हैं। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं। आप कहोगे मोटा चिल्ला के ही चला गया और पढ़ाई की कुछ बात नहीं की। बिल्कुल हम पढ़ाई की बात करेंगे। हम थोड़ी सी ये चर्चा कर लेते हैं कि जैसे तैयारी कैसे करें। मैं पहले आपके माइंड में, इसमें कंप्यूटर में जो वायरस है, उस वायरस को समाप्त करना चाहता हूं। सीधी सी बात, वायरस ये है कई लोगों के कि इससे इसको क्या फायदा, मेरे को फायदा होगा, वो मेरे को आत्म संतुष्टि मिलेगी, मेरे को नींद अच्छी आएगी, मैं ये सोचूंगा मैंने मेरा कार्य पूरा कर दिया, मैंने मेरा कर्तव्य पूरा कर दिया, आज मर जाऊं तो मेरे को कोई गम नहीं है, ये सोचूंगा मैं, मेरे यहाँ वो वजन नहीं रहेगा। ये है बस, और कोई लोभ नहीं है। मेरे विद्यार्थियों तक पहुंचूं मैं, ये लोभ है मेरे। वंचित बच्चों तक पहुंचूं मैं, ये लोभ है मेरे। और अंबेडकर का सिपाही होने के नाते, दयानंद का सिपाही होने के नाते, भगवान श्री कृष्ण का सिपाही होने के नाते मैं ये कार्य करूं। और उसमें जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, वो सहयोग दीजिए, और जो ये नहीं चाहते कि ये कार्य करे वो आलोचना कीजिए। मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। तो तैयारी कैसे करें? तैयारी करने के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। समर्पण की, आपने देखा एक साहूकार 2 रुपए प्राप्त करने के लिए 100 रुपए का बलिदान कर देता है। वो 100 रुपए ब्याज पर देता है इस लोभ में कि उसको 2 रुपए प्राप्त होंगे। अगर 100 रुपए के गम जाने के 100 रुपए चले जाएंगे, अगर इसका भय उसके पास हो, तो क्या वो व्यापारी 100 रुपए का बलिदान करेगा? नहीं। सबसे पहला तैयारी का चरण होता है समर्पण। समर्पण किसी के प्रति नहीं, अपने आप के प्रति, अपने आप के प्रति समर्पण कीजिए। स्वार्थी बन जाइए, अपने लिए जीना सीखिए। क्यों? भविष्य आपका है। अगर स्वार्थी नहीं बनोगे तो इस बेरोजगारी के युग में आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे जो आपके लिए बनी है। कोई क्या कह रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना यह है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी उन्नति के लिए क्या कर रहा हूं मैं। मेरा जन्म हुआ है इस संसार में अच्छे कर्म करने के लिए, क्या मैं मेरे वांछित पद पर पहुंच पा रहा हूं? ये विचार जिस दिन आ जाएगा, जिस दिन आप स्वार्थी बन जाओगे, जिस दिन अपने लिए जीने लग जाओगे, कौन क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। कौन है ये लोग जो आपकी व्याख्या कर रहे हैं? कौन है ये लोग जो आपकी प्रोग्रेस में बाधक बन रहे हैं? सबको मुस्कुराते हुए देखते जाइए और अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। और अपनी मंजिल तक आप तभी पहुंच पाओगे जब आपके अंदर समर्पण की भावना होगी, जब एक अच्छे साहूकार की भांति आप रहोगे। जैसे साहूकार 2 रुपए के लिए 100 रुपए का बलिदान कर देता है,
अरे हम तो किसान के लड़के हैं, किसान के। किसान को विश्वास होता है कि मैं ये एक मुट्ठी बाजरा बोऊंगा तो कम से कम 100 किलो बाजरा होगा। अगर वो एक मुट्ठी अनाज को खा जाता है, खा लिया सो खो दिया और फेंक दिया सो बो दिया। अगर उसने उस अनाज को फेंक दिया तो एक बोरी अनाज होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप किसान पुत्र हो, जो किसान सर्दी गर्मी वर्षा आपदा किसी से नहीं घबराता है, जो किसान अपना कर्म करना नहीं छोड़ता है। आज वो किसान के पुत्र कहां खो गए? आप अपने कर्म से विमुक्त क्यों हो गए? क्या आप अपने घर में भी नहीं सीखते? अपने परिवार को देखकर भी मोटिवेट नहीं होते? जागे, जागो, संगठित बनो। अगर जागोगे नहीं, संगठित नहीं बनोगे, शोषण के खिलाफ उठोगे नहीं, तो आपका हक कोई दूसरा लेकर जाएगा, कोई दूसरा लेकर जाएगा। तो बात यह है कि हमें साहूकार बनना है, बात यह है कि हमें समर्पण करना है। हम किसानों के पुत्र हैं तो हमें क्या है कि हम जानते हैं कि बलिदान क्या होता है, हम जानते हैं कि तैयारी कैसे होती है। इस बेरोजगारी में जिसने अपने आप को साबित कर दिया है वो ही सच्चा स्टूडेंट है। विद्यार्थी की परिभाषा यह है कि विद्यार्थी जीवन पर्यंत सीखता रहता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं भी जीवन पर्यंत सीखने की कोशिश करता हूं और आगे बढ़ता हूं और आपके बीच में बांटने की कोशिश करता हूं। और मैं ईश्वर से, भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, तुमने मेरे को कितने अच्छे पद पर भेजा है, मुझे शिक्षक बनाया है। संसार का सबसे बड़ा पद है शिक्षक। शिक्षक ही सबको बनाता है और शिक्षक अगर अपने कर्तव्य से विमुक्त हो जाता है तो वो शिक्षक कहलाने लायक नहीं। मैं अपने कर्तव्य से विमुक्त नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। और जो मेरे को विमुक्त करना चाहते हैं उतना ही मैं अडिग रहकर ये कार्य करूंगा और उन निःशुल्क रूप से उन बच्चों तक अपना ज्ञान, अपने विचार, अपनी वाणी को पहुंचाऊंगा। और अगर किसी एक भी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, हालांकि हजारों सिलेक्शन हुए हैं, मैंने जिनको गाइडेंस किया, जिनके सामने अपने विचार रखे, जिनको तैयारी का तरीका बताया, और अब अगर एक भी सिलेक्शन हो जाता है तो मेरा तो मोक्ष हो गया, मेरी तो मुक्ति हो गई और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, जब भी मृत्यु आए तो बस केवल और केवल किस पर आए? मेरे पढ़ाते हुए आए। बस मैं मेरे विद्यार्थियों के सामने, मेरा विद्यार्थी मेरा गॉड है, मेरा विद्यार्थी मेरा भगवान है, मेरा विद्यार्थी मेरी आत्मा में निवास करता है और वो करता रहेगा। तो उठो विद्यार्थियों, और इस शोषण से मुक्ति के लिए हमारे हाथ मजबूत करो। मेरे हाथ मजबूत करोगे, आपके हाथ मजबूत होंगे। हम सब मिलकर उस वंचित बच्चे को उठाकर लेके आएंगे मुख्यधारा में, जो पिछड़ रहा है, जो समाज के किसी कोने में, जो सिसक रहा है, जिसका जीवन पूरे जीवन सिसकते सिसकते व्यतीत हो जाता है। तो आइए सोचिए, एक बार सोचिए, एक बार विचार कीजिए और जुट जाइए तैयारी में। कोई भी पद ऐसा नहीं है जिस पर आप पहुंच नहीं सकते। कौन कह रहा है आप सक्षम नहीं हो? जो जितना कमजोर होता है उसके पास आत्म शक्ति उतनी मजबूत होती है। अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने आप को पिछड़ा मत समझिए, अपने आप को गरीब मत समझिए। भगवान ने आपको शरीर दिया है जिसकी कोई कीमत नहीं है। भगवान ने आपको ज्ञानेंद्रियां दी हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है, और हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तैयारी करने का एक तरीका होता है, याद करने का एक तरीका होता है। कॉपी भराओ आंदोलन चल रहा है, कॉपी भराओ आंदोलन। सारे लोग रजिस्टर में लगे रहते हैं, नोट्स बनाने लगे रहते हैं, और कोई भी इस ओरिजिनल कॉपी को इस्तेमाल नहीं करता है। क्या परीक्षा में हमें रजिस्टर ले जाने की इजाजत है? नहीं ना? ठीक है, बिल्कुल नहीं। और क्या इसको ले जाने की इजाजत है? हाँ, ये तो जाएगा ही। तो इसमें जो है वो हमारा है, और कॉपी में है, रजिस्टर में है, वो हमारा नहीं है। एक बार तैयारी कीजिए। देखिए, जैसे मैं ये नक्शा बता रहा हूं आपको, सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था, मैं उदाहरण दे रहा हूं आज आपको कैसे तैयारी करते हैं, कितनी इजी में हो जाती है। तो ये गिल्ले कपड़े से ही साफ, ये मत कहना गुरुजी कपड़े से साफ कर रहे हैं, गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी ऑनलाइन जा रहे हैं फिर भी कपड़े का यूज कर रहे हैं। अरे गुरुजी सड़क साफ है भाई, और जैसे संसाधन है उनसे ही मैं कार्य करूंगा। जैसे एक सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि ये उत्तर से ये दक्षिण तक, उत्तर से ये दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन। देखो बच्चों, ऊ ऊपर होता है, द नीचे होता है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से, साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ऊ कैसा है? 3 जैसा। द कैसा है? 4 जैसा। ऊ कैसा है? 3 जैसा। द कैसा है? 4 जैसा। अपने आप को लिख कर दे रहा है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, अपने आप। और जीवन पर्यंत याद रहेगा, और आपके बच्चों को बता देना, आपके बच्चों को भी याद रहेगा। ऊ कैसा है? 3 जैसा। ड कैसा है? 4 जैसा। 3 से छोटा क्या है? 2। 2 से छोटा क्या है? 1। कितने किलोमीटर हो गई? 3214 किलोमीटर। समझ में आया? तो कहने का तात्पर्य एक तो रट रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। जबकि दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा इसको यूं देख रहा है, वो कैसा है? 3 जैसा। द कैसा है? 4 जैसा। 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। हो गई ना 3214 किलोमीटर। याद हुई कि नहीं? देखो, छोटे छोटे कंपटीशनों में, बहुत से बड़े कंपटीशनों में भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा सा चित्रण कर लेते हैं तो आसानी से उसको कंप्लीट कर देते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं संविधान, संविधान में हम देखते हैं मौलिक अधिकार। आप ये मत सोचना कि कभी ज्योग्राफी में कभी कहां घूम रहा है, मैं बता रहा हूं तैयारी कैसे है। केवल ये वीडियो इसीलिए कि तैयारी कैसे है। जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हम पढ़ते हैं संविधान। बहुत बार क्वेश्चन आया, मौलिक अधिकार पढ़ते हैं हम संविधान में। क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है, मौलिक अधिकार कहां से प्रेरित है। तो हम क्या करते हैं? हम रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मौलिक अधिकार खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है
खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। देखिए 1 2 3, कौन सा भाग हो गया? तीसरा। मौलिक अधिकार खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं संविधान के तीसरे भाग में हूं और मैं अमेरिका से लिया गया हूं, यानी मेरी प्रेरणा अमेरिका से। मौलिक 1 2 3, ए का मतलब अमेरिका, यानी मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। ये देखो अपने आप ही मौलिक अधिकार में क्वेश्चन में उत्तर है या नहीं है या नहीं है। चुटकियों में होते हैं ये मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, यों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, यों चुटकी में। जैसे क्वेश्चन आता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे तथा निर्विरोध निर्वाचित भी हुए? निर्विरोध निर्वाचित भी हुए। तो राष्ट्रपतियों का, उस राष्ट्रपति का नाम है नीलम संजीव रेड्डी। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो निर्विरोध निर्वाचित था। एक बार क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो निर्विरोध निर्वाचित हुआ था और लोकसभा का अध्यक्ष भी रह चुका। तो नीलम संजीव रेड्डी अपने आप चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं निर्विरोध निर्वाचित हूं। नी का मतलब निर्विरोध, मैं निर्विरोध निर्वाचित हूं, मैं लोकसभा का अध्यक्ष भी हूं, रह चुका हूं। ले का मतलब लोकसभा अध्यक्ष, मैं का मतलब मैं मुख्यमंत्री भी रह चुका हूं आंध्र प्रदेश का। देख लो आप, नीलम संजीव रेड्डी खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं निर्विरोध निर्वाचित हूं। नी का मतलब निर्विरोध, ले का मतलब लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुका हूं, मैं का मतलब मुख्यमंत्री भी रह चुका हूं। बताओ उनके नाम में ही उनकी विशेषता छिपी हुई है कि नहीं है? बस हमें यही खोजना है, तभी हम उन लोगों से आगे निकलेंगे जो वर्ष भर पर्यंत कोचिंगों में पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जितना मेरे अंदर है ज्ञान, जितना कौशल भगवान ने, ईश्वर ने मेरे को दिया है, वो पूरा का पूरा पूरी ताकत के साथ निःशुल्क रूप से, निस्वार्थ रूप से आपके लिए समर्पित है। और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन लोगों से आपको आगे लेके जाऊं, अगर ईश्वर ने जीवन दिया। और जितने दिन दिया उतने दिन आपके लिए जीवन। बस सारे राष्ट्रपतियों की विशेषता, उनके सारे के सारे राष्ट्रपतियों की। अरे भाई एक कमेंट कीजिएगा, ये मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड साफ नहीं होता है, तो बताइएगा किस चीज से साफ होगा। लिखता हूँ वैसे धुंधला धुंधला, ये देखो ब्लैक ब्लैक रह जाता है, गिल्ले कपड़े से भी साफ नहीं। तो आप कमेंट कीजिएगा। नया बोर्ड खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, अगली तनख्वाह में ला सकता हूं नया बोर्ड, अभी पैसे नहीं। तो अगर कुछ ऐसा चीज आता हो जिससे साफ हो जाए, सस्ती सुंदर, वो बताना। दूसरी बात, जैसे नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ते हैं। अब निर्देशक 1 2 3 4, ये संविधान के कौन से भाग में? 4। अपने आप बता रहा है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन आया था एक कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अब देखो,
अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का वर्णन अनुच्छेद 312 में, अनु 312। क्या बात है, आज तो जवाब ही दे गए। अनुच्छेद 312, ये अनुच्छेद 312 अपने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, एक बार देखो तो सही। अखिल भारतीय, और इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ये ए हो गया, और भारतीय, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय, यानी अनुच्छेद 312। कितना इजी है। हम देखते नहीं हैं, हम ध्यान देते नहीं हैं। अगर हम ध्यान दें तो बहुत इजी है। तो तैयारी करेंगे, तो हम अगर करेंगे तैयारी तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन सहयोग अपेक्षित है, सीधी सी बात है। दानवों से लड़ने के लिए सच्चे इंसान का, अच्छे इंसान का सहयोग जरूरी है। तो मेरी पुनः आपसे यही अपील है कि जम जाइए और जमकर तैयारी कीजिए, स्वार्थी बन जाइए, अपने जीवन के लिए जीने की कोशिश कीजिए, अपने लिए जीने की कोशिश कीजिए, और जब आप अच्छे पद पर पहुंच जाओ उसके बाद खूब परोपकार करो। अब तो केवल अपने लिए पूरी ताकत लगा, समझ गए। और मेरे विद्यालय में अवांछित गतिविधियों में लिप्त, भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों का एडमिशन कराइए, ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।